Hello everyone, good evening. Welcome back to our YouTube channel One Stop Need. This is your चैताली मैम. तो आज मैं वापस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आई हूँ फॉर योर रिविजन सीरीज वन टॉपिक वन क्वेश्चन कन्फर्मेशन. हमने स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्डिंग. तो केमिकल बॉन्डिंग से आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिसमें से ये जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, इट इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड होती है हमारी 2 थ्योरीज, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और VSEPR थ्योरी. और आपको कभी हमेशा सारे जब PYQs आप चेक करेंगे तो हर बार आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इन दोनों थ्योरीज में से मिलेगा ही मिलेगा. तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं और फिर उसका शेप देख सकते हैं. तो पहले समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है. अगर हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन कहें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हमने पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है. जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो उनके बीच में बनता है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड. तो हाइब्रिडाइजेशन भी वहीं से आता है. हम ये कहते हैं कि जहाँ पर वैलेंट शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो ये जो वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये क्या करेंगे, ये कंबाइन करेंगे. क्यों? क्योंकि ये बनाएंगे एक स्टेबल हाइब्रिड स्टेट, स्टेबल हाइब्रिड ऑर्बिटल. और इस स्टेबल हाइब्रिड ऑर्बिटल से हमें उनका पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन है. तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के कुछ फीचर्स हैं, जैसे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं. सपोज हम कहते हैं कि कार्बन है, कार्बन का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है क्या, 6. तो हम उसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p6. तो यहाँ पर हमारे लिए वैलेंस शेल कौन से हो गए, वैलेंस शेल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कहाँ, s और p ऑर्बिटल में है. तो जब कोई भी एटम आएगा फॉर कोवेलेंट बॉन्डिंग तो हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पर होगी, इस s और p ऑर्बिटल में. अब ये s के कितने और p के कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं कैसे पता चलेगा. जैसे s का होता है सिर्फ एक ही ऑर्बिटल जिसमें आप दोनों इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, और साथ में p के होते हैं कितने, 3 ऑर्बिटल. तो अगर मैं कह रही हूँ कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल तीनों ही मिक्स कर रहे हैं और हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है हमारा sp3. तो सबसे पहला फीचर क्या है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल, तो दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी उतने ही बनेंगे. फिर नेक्स्ट है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो डीजेनरेट होती है, मतलब दे ऑल हैव इक्वल एनर्जी. तो अगर मैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात कर रही हूँ तो ये चारों ऑर्बिटल क्या होंगे, डीजेनरेट होंगे. और लास्ट में यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की जब भी हम बात करते हैं तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बात की जाती है, पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट यहाँ नहीं बताया जाता है. तो अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन का एक बहुत क्लासिक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि हाइब्रिड स्पीशीज़ कब बनती है. आप कोई 2 स्पीशीज़ लेते हैं, उनके जीन्स को मिक्स करते हैं और एक तीसरी हाइब्रिड स्पीशीज़ बनती है. एग्जैक्टली सेम हमारी केमिस्ट्री में भी होता है. तो आपने म्यूल के बारे में पढ़ा होगा. म्यूल इज़ अ हाइब्रिड स्पीशीज़, किसका, हॉर्स और डोंकी का. तो यहाँ पर ये है हमारा एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये जो तीसरा बना है ये हमारा क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो हम यही कहते हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी उतने ही बनेंगे. अब हम कैसे कैलकुलेट करें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बने हैं, तो उसके लिए आती है हमारी ये ट्रिक. तो एक फॉर्मूला है बेसिकली, ये फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला इज़ कि हाफ मल्टीप्लाइड बाय v प्लस m माइनस c एंड a प्लस a. यहाँ पर v क्या बताता है, v है जो भी सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो आपको सेंट्रल एटम पता है कौन सा है, आइडेंटिफाई करना आता है. जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं. तो दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. m स्टैंड्स फॉर मोनोवेलेंट एटम. अब मोनोवेलेंट एटम मतलब ऐसे एटम्स जो +1 वैलेंसी दिखाते, +1 और -1. तो जैसे +1 के लिए हमारे पास हाइड्रोजन है, करेक्ट, हाइड्रोजन +1 दिखाता है, और बाकी के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे -1 दिखाते हैं. तो आपको जहाँ पर मोनोवेलेंसी मिले, मोनोवेलेंसी मतलब द वैलेंसी शुड बी 1.
अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो यही है हमारे मोनोवेलेंट एटम्स। फिर आता है चार्ज ऑन कटायन। माइनस करना है हमें चार्ज ऑन कटायन। क्यों? क्योंकि कटायन जब फॉर्म होता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से हो रहा है? वैलेंस ऑर्बिटल से ही होता है। इसीलिए कैटायन पे जो भी चार्ज होगा, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो भी चार्ज होगा, सपोज C2+ है, N2+ है, N3+ है, तो आप कैटायन का चार्ज क्या करेंगे? 3 माइनस कर देंगे। यहाँ पर आप कैटायन का चार्ज माइनस कर देंगे। और अनायन का चार्ज, चार्ज ऑन अनायन मतलब, क्योंकि हम यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो चार्ज हम ऐड करेंगे। सपोज आपके पास है एक एग्जाम्पल NO3 2-, तो आप क्या करेंगे? सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, फिर मोनोवेलेंट एटम यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ना हाइड्रोजन है, ना फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ नहीं है। तो अगर इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना है या स्टेरिक नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे हाफ। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? नाइट्रोजन ग्रुप 15 में आता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5। ठीक है, मोनोवेलेंट एटम कुछ नहीं है तो 0। क्या ये कैटायन है? नहीं, कैटायन नहीं, ये तो एनायन है, तो चार्ज कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, 0 रहेगा। और एनायन है तो आप चार्ज कितना ऐड कर देंगे? 2, क्योंकि क्या एनायन के ऊपर चार्ज क्या है? 2-। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 + 2 = 7, 7/2 इज क्या? 3.5। तो यहाँ से आपका निकला कुछ स्टेरिक नंबर या हाइब्रिडाइजेशन नंबर। अब यही जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर है, इससे हमें पता चलेगा कोई भी मॉलिक्यूल किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। तो आप क्या करेंगे? ये जो नंबर आपके पास आया है हाइब्रिडाइजेशन नंबर, वो आपको क्या बताएगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स या नंबर ऑफ लोन पेयर। तो कैसे हम करने वाले हैं मैं अभी आगे आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग थ्योरीज हैं, तो 2 थ्योरीज हैं हमारे लिए, एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी है VSEPR थ्योरी। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी हमें ज्योमेट्री बताती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स का, तो वो किसी ना किसी ज्योमेट्री में हो रहा है। तो मॉलिक्यूल की कोवेलेंट बॉन्ड जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है उसकी कुछ ना कुछ ज्योमेट्री है, और ये बता रहा था कौन? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर आई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी ने ये कहा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जितने भी वैलेंस शेल में हैं वो सारे ही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएं। कहीं ना कहीं कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो जाते हैं जो लोन पेयर की तरह रहते हैं, और क्योंकि लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, तो उनके बीच में आ जाता है क्या? रिपल्शन। तो VSEPR ये कहती है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर में दोनों हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर मतलब जो बॉन्ड बना रहे हैं, और लोन पेयर जो कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों हैं तो उनके बीच में हो सकता है रिपल्शन, और यहाँ पर आपको एग्जैक्ट शेप देखने को मिलता है। तो VBT ने दिया था बेसिक ज्योमेट्री और VSEPR ने दिया था अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रिपल्शन। अब ये जो रिपल्शन है वो किसका हो सकता है? सबसे ज़्यादा होता है लोन पेयर का, फिर आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और सबसे लास्ट में होता है बॉन्ड पेयर का। तो हम ये ऑर्डर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा कोई भी कंपाउंड उतना ही कम स्टेबल होगा। तो हमें क्या करना है? कहीं पर भी लोन पेयर साथ में है तो आपको उन्हें ऐसे एडजस्ट करना है कि उनके बीच में रिपल्शन कम हो जाए और मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाए। तो इसीलिए VSEPR से हमें क्या पता चलेगा? एग्जैक्ट शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। क्या? एग्जैक्ट शेप। VBT ने बताई थी ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन, और VSEPR एग्जैक्ट शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। जैसे फर्स्ट वाला देखते हैं, CO2। अगर मैं मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करूं जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, तो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे? 1/2 × 2। क्या सेंट्रल एटम यहाँ पे कार्बन है? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4। हमेशा आप पढ़ते आ रहे हैं 4 होंगे, ठीक है। फिर अगर मोनोवेलेंट एटम की बात करें तो यहाँ पर कोई मोनोवेलेंट एटम नहीं है, 0। क्या है? कैटायन है? नहीं है। एनायन है? कुछ भी नहीं है, 0। 4/2 को आप करेंगे तो इट इज़ 2। इसका मतलब अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 है मतलब कोई 2 ऑर्बिटल
पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और अगर 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो कौन से होंगे, S और P। यहाँ से आपको पता चला क्या, स्टेरिक नंबर 2 है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर मैंने क्या कहा, हाइब्रिडाइजेशन नंबर हमें क्या बताता है, एक तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और साथ में नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या यहाँ पर मेरे पास कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन एटम है, तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन एटम के साथ वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और यही 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर यूज़ हो गए। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक हमारे पास में यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, है ना, और बाकी के जो 2 होते हैं वो पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड तो हमें हाइब्रिडाइजेशन में पता नहीं चलता है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा क्या, ज्योमेट्री भी, शेप भी। तो सबसे पहले हमने लिखा क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp है तो उसका शेप क्या हो गया, लीनियर। CO2 का शेप देख रहे हैं आप, लीनियर है। लीनियर है तो उसके बीच का बॉन्ड एंगल विल बी क्या, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये एग्जाम्पल था सबसे पहला sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल। अगर इसमें और बात करें, BeCl2 C2H2 मतलब अल्काइन ग्रुप, जहाँ पर आप C ट्रिपल बॉन्ड C को देखते हैं वो भी हमेशा लीनियर होता है। NO2 पॉजिटिव। तो आप इन एग्जाम्पल्स का हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालेंगे तो आप यही देखेंगे कि वो 2 आएगा, और साथ ही साथ में sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा, लीनियर है, और वहाँ पर हमारा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, BCl3 का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालूं तो क्या होगा, बोरॉन ग्रुप 13 का है तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 3 क्लोरीन दिख रहे हैं, क्लोरीन इज अ मोनोवेलेंट एटम, तो क्या मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ। ठीक है, क्या यहाँ पर कोई चार्ज है, कैटायन एनायन नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो हम कोई चार्ज नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नंबर आया हमारा 3 से मतलब क्या हुआ, कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक था S, P और P का 2, तो ये 3 ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, साथ में हमें क्या पता चला कि ये कितने बनाएगा, या तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। 3 सिग्मा बॉन्ड क्यों बनाएगा, क्योंकि 3 क्लोरीन आटम है, तो इन 3 क्लोरीन आटम को जोड़ने के लिए आपको सिग्मा बॉन्ड चाहिएंगे, और इसीलिए BCl3 इस तरीके से शेप लेता है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। तो यहाँ से हमें शेप क्या पता चला, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन 3 आ रहा है, स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, दिस इज ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो एक प्लेनर ट्राइंगल बन रहा है, इसलिए इसका शेप हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल हो गया 120 डिग्री। पर वहीं पर अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ SO2 का, अब SO2 में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं निकालूं, सल्फर ग्रुप 16 मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और साथ में कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है तो 0। क्या यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 आया, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 है, इसका मतलब क्या, sp2 होगा, हाँ sp2 ही है, 3 आया मतलब sp2 है। अब यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर मेरे पास 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, क्या यहाँ पर 3 आटम है मेरे पास सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो टोटल हमारा नंबर 3 ही है, 2 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, टोटल नंबर विल बी 3 ओनली। तो अगर आप अब इसका शेप देखेंगे तो क्या हो गया, sp2 यहाँ पर शेप हो गया चेंज, बेंट, मतलब जनरली क्या था, अगर आप यहाँ पर लोन पेयर नहीं होता तो एक हम ऑक्सीजन यहाँ लगा देते, SO3 होता तो एक ऑक्सीजन यहाँ लगा देते, पर क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, एक लोन पेयर आ रहा है, तो फिर देखो लोन पेयर का रिपल्शन हो रहा है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना कि कहीं पर भी लोन पेयर आता है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम, क्योंकि बॉन्ड एंगल वहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स पे। तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड एंगल चेंज हो गया 119.5 डिग्री, और इसका शेप हो गया क्या, बेंट। तो पहले शेप क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर, एक्चुअल शेप होना क्या चाहिए था, ट्राइगोनल प्लेनर, पर क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया तो इसका शेप हो गया क्या, बेंट। ठीक है, वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल पे आते हैं, द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ मीथेन। अगर आप यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, हाफ इंटू कार्बन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4, साथ में मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसलिए 4 कर दूँ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो कोई कैटायन एनायन नहीं होगा,
इसका आप हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालेंगे तो इट विल बी 4। इसका मतलब क्या होना चाहिए, sp3, एक एक करके हम बढ़ाते जाएंगे, पहले sp था, देन sp2, देन sp3, तो इसका शेप हो जाता है क्या, sp3 है, टेट्राहेड्रल है और बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्रीज। ठीक है, फिर एक्सेप्शन देखिए, जैसे अमोनिया, अगर अमोनिया को आपने कैलकुलेट किया तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या आया, हाफ इनटू नाइट्रोजन में होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और साथ में 3 हाइड्रोजन है मोनोवेलेंट, तो यहाँ पर भी हमारे पास में क्या हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन नंबर आया 4। अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 आया है इसका मतलब क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज तो है, पर क्या यहाँ पर मेरे पास 4 हाइड्रोजन है बैलेंस करने के लिए, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, नहीं है, सिर्फ 3 ही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, दिख रहा है 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, और क्योंकि अब यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया तो बॉन्ड एंगल क्या हुआ, कम हो गया, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, मतलब पहले टेट्राहेड्रल था, उस टेट्राहेड्रल में एक हाइड्रोजन की जगह एक लोन पेयर ने रिप्लेस कर दिया, अब क्योंकि लोन पेयर आया तो लोन पेयर ने क्या किया, बॉन्ड एंगल कम कर दिया, तो शेप क्या हो गया, शेप भी चेंज, तो यहाँ पर आया ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, बॉन्ड एंगल हो गया 107 डिग्रीज। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए वाटर का, H2O, अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 2 मोनोवेलेंट एटम आ रहे हैं हमारे पास, सेम 4 आएगा और उसका sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अब क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, फिर 2 लोन पेयर आ गए तो बॉन्ड एंगल क्या और कम हो जाएगा, और इसीलिए वाटर का शेप क्या हो जाता है, बेंट शेप। तो हम वाटर का शेप जब कभी भी बनाते हैं तो आप लिखते हैं वाटर और 2 लोन पेयर, ऐसे होना क्या चाहिए था, टेट्राहेड्रल, पर क्योंकि अब यहाँ पर 2 लोन पेयर आ गए हैं, जो बॉन्ड पेयर होना चाहिए था उनकी जगह पर लोन पेयर आ गया, तो यहाँ पर हो गया रिपल्शन। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, PCl5। PCl5 का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो क्या होगा, फॉस्फोरस ग्रुप 15, साथ में 5 क्लोरीन है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है कुछ नहीं, अगर आप इसको करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5। अब आप क्या करेंगे, फिर से इंक्रीज करेंगे, sp3 तक हो रहा था 4 ऑर्बिटल, एक और ऐड करना है, तो क्या डी हो रहा है sp3d। क्या यहाँ पर मेरे पास 5 एटम है, 5 क्लोरीन एटम है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ पर बनेंगे क्या 5 सिग्मा बॉन्ड्स, तो अब इसका शेप क्या हो जाता है, देखिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, शेप हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे, अगर आप इसको देखोगे तो ट्राइगोनल तो मिलेगा ऐसा, एक ट्रायंगल जो प्लेन में है जो यहाँ पर दिख रहा है, और 2 जो क्लोरीन एटम हैं वो उस प्लेन के एक ऊपर और एक नीचे, तो ये शेप जो बनेगा दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ पर आपको 2 बॉन्ड एंगल्स मिलेंगे, कौन कौन से, अगर आप ट्रायंगल के अंदर बात करते हैं, ट्रायंगल के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको 120 डिग्री, और प्लेन के ऊपर और नीचे अगर देखेंगे तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो हमारे एक्सियल बॉन्ड्स है, ये बनाएगा क्या 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट इसकी अगर मैं देखूँ कौन कौन से एक्सेप्शंस हो सकते हैं, तो यहाँ देखिए SF4 और साथ साथ में ClF3। SF4 को कैलकुलेट करोगे हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5 आएगा, कैसे, हाइब्रिडाइजेशन SF4 का हाफ, सल्फर के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 और साथ में 4 मोनोवेलेंट एटम्स 5 आया, इसका मतलब क्या हो गया sp3d होगा। क्या मेरे पास 5 एटम हैं बॉन्ड बनाने के लिए, नहीं, SF4 है, मतलब 4 ही फ्लोरीन है बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये क्या बनेगा 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो आपने जैसे जो ट्रायंगल बना रहे थे, देखिए ये जो ट्रायंगल था उसमें एक बॉन्ड की जगह पर आपने एक लोन पेयर लगा दिया, तो क्योंकि अब लोन पेयर में रिपल्शन आ गया तो इसका शेप हो गया चेंज, एक लोन पेयर के साथ हो गया सी-सॉ शेप, तो SF4 का शेप क्या होता है सी-सॉ। वहीं पर अगर ClF3 की बात करें तो ClF3 में भी सेम होगा हाइब्रिडाइजेशन नंबर, हाफ इनटू
7 प्लस 3 मोनोवेलेंट आटम 5 आ रहा है, तो यहाँ पर sp3d ही होगा। और क्योंकि अब यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 3 क्लोरीन है, 5 बनने चाहिए थे पर 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 3 बॉन्ड पेयर और साथ में 2 लोन पेयर। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स है ना, ये हमें किस में हेल्प कर रहे हैं, शेप में, साथ में लोन पेयर आइडेंटिफिकेशन में, और साथ में आपको ये बता रहे हैं कि कितने बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका शेप हो जाता है टी शेप, टी शेप। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल SF6 की बात करें, वापस से अगर हम कैलकुलेट करें हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन नंबर, सल्फर ग्रुप 16, साथ में 6 फ्लोरीन है, न्यूट्रन मॉलिक्यूल तो हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, तो क्या यहाँ पर हमारे पास 6 आ गया हाइब्रिडाइजेशन नंबर। हाइब्रिडाइजेशन नंबर 6 आया मतलब sp3 4 हो गए, d 5 हो गया, और एक और इसमें ऐड कर दिया तो sp3d2। तो ये हो जाता है हमारा शेप क्या, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पर आपको ये शेप दिख रहा है, इस टाइप से दिखेगा वो ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या है, अगर आप किसी भी बॉन्ड के बीच में एंगल देखेंगे तो ये 90 डिग्री ही रहेगा। तो यहाँ पर हमें जो बॉन्ड एंगल मिलता है क्या, 90 डिग्री। यहीं पर एक्सेप्शन देखते हैं, एक लोन पेयर आ जाए मतलब BrF5 और दूसरा XgF4। BrF5 कैलकुलेट करेंगे, सेम नंबर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन नंबर आएगा क्या, 6, sp3d2। होना क्या चाहिए था शेप हमारा, ऑक्टाहेड्रल, पर यहाँ पर देखो क्योंकि यहाँ पर शेप चेंज हो गया, एक लोन पेयर आ गया, इसका मतलब BrF5 में क्या था, 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और एक लोन पेयर। वहीं पर अगर XgF4 की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड और साथ में 2 लोन पेयर, और 2 लोन पेयर हमने कहा करा प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो जाएगा इसीलिए। तो यहाँ पर देखो शेप BrF5 का स्क्वायर पिरामिडल, और अगर XgF4 की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर। फिर एक लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में IF7। IF7 का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालेंगे तो वो होगा 7, जिसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d3। अब यहाँ पर आपको 2 बॉन्ड एंगल मिलेंगे, एक होगा 72 डिग्रीज और दूसरा है 90 डिग्री। 72 डिग्री हमें कहाँ मिलेगा, क्या आपको एक ये शेप दिख रहा है जो पेंटागन के जैसा है, तो ये जो इसका जो शेप हो जाता है वो होता है पेंटागन। तो पेंटागन एक प्लेन में है और ऊपर और नीचे 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो दिस शेप इज कॉल्ड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर मैं एंगल की बात करूँ तो पेंटागन के अंदर मुझे मिलेगा 72 डिग्रीज, और क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला प्लेन के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर जो हमें एंगल मिलेगा दैट इज़ 90 डिग्री। तो ये आप इस टाइप से सारे मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन, शेप, सब कुछ निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं इसके ऊपर। जैसे पूछा है अमंग द फॉलोइंग विच विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। पूछा क्या है, मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। हमें क्या पता करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना है सभी का। हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकाल कर फिर आप देखो कितने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं और कितने लोन पेयर बन रहे हैं। अगर लोन पेयर जिसके सबसे ज़्यादा होंगे वहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर IF5 की बात करूँ मैं, IF5 का सबसे अगर मैं इसका नंबर बात करूँ तो क्या 6 आएगा, कैलकुलेट करेंगे आप तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर 6 आएगा। इसका मतलब क्या बनेगा, 5 बॉन्ड पेयर, क्यों, क्योंकि 5 फ्लोरीन है और 1 लोन पेयर। SF4 की बात करें तो SF4 में हाइब्रिडाइजेशन नंबर आएगा 5, तो इसका मतलब 4 बॉन्ड पेयर बनेगा एंड 1 लोन पेयर होगा। ठीक है, XgF2 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास भी हाइब्रिडाइजेशन नंबर आएगा 5। बात करें 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर, सबसे ज़्यादा लोन पेयर सबसे ज़्यादा ClF3 क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5, तो यहाँ पर बनेगा 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स क्योंकि XgF2 में सबसे ज़्यादा है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रिपल्शन भी इसी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द लिस्ट PCl5, SF6, BrF5 एंड BF3।
तो BF3 अगर आप कैलकुलेट करें, यहाँ से क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, BF3 का क्या होगा, स्टेरिक नंबर 3 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन नंबर, इसका मतलब sp2। sp2 का शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, BrF5 की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन नंबर आएगा 6, शेप क्या हो गया, sp3d2, इसका मतलब sp3d2 क्या हो जाता है, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, SF6 क्या यहाँ पर एक, क्यों स्क्वायर पिरामिडल, क्यों, क्योंकि 5 फ्लोरीन है और एक लोन पेयर है, तो इसीलिए हमने स्क्वायर पिरामिडल लगाया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट SF6 देखिए, SF6 क्या होगा, 6 होगा, अगेन sp3d2, तो इसका मतलब शेप होना क्या चाहिए था, ऑक्टाहेड्रल, पर क्योंकि BrF5 में एक लोन पेयर है इसलिए वहाँ पर चेंज हो गया। PCl5 होगा, sp3d, इसका मतलब sp3d का शेप क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर आप इसको चेक करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, क्या एक पूछा जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। अगर आप PYQs देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए, पर क्या आप पूरे इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे, नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आप कैलकुलेट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो सभी के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए और साथ में स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं पहले वाले की बात करूँ, ऑप्शन फर्स्ट TeI2, टेल्यूरियम ग्रुप 16 का है, इसका मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आयोडीन के अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर 2 आयोडीन है, अगर टोटल देखेंगे तो 20। वहीं XeF2 के अंदर अगर मैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखूँ तो जेनॉन नोबल गैस 8 और साथ में फ्लोरीन के अंदर 2, तो इसका मतलब दिस इज 22। तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नहीं, दिस इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन बी देखते हैं, IBr2 माइनस, आयोडीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस ब्रोमीन के अंदर भी 7 और साथ में एक और, क्योंकि अनायन है, तो अगर आप इसमें बात करें तो टोटल नंबर इटली 22। ठीक है, XeF2 8 प्लस 7 इंटू 2, इसका मतलब 22, तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, हाँ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब अगर आइसो स्ट्रक्चरल की बात करूँ तो क्या ये आइसो स्ट्रक्चरल है, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, मोनोवेलेंट एटम भी सेम है। कैसे, IBr2 को आप निकालेंगे, IBr2 माइनस, तो क्या आएगा यहाँ पर 5 आएगा स्टेरिक नंबर, इसका मतलब sp3d। ठीक है, और XeF2 को अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी स्टेरिक नंबर 5 sp3d। तो अगर शेप देखेंगे, क्या यहाँ पर 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर, और यहाँ पर भी 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर, करेक्ट। तो इसका मतलब दिस स्पीशीज, ऑप्शन बी इज आइसोस्ट्रक्चरल एज वेल एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आपको अगर ये टॉपिक समझ आया है तो इसके ऊपर मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रही हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे। एक तो क्या पूछा जाए कि कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है जो बॉन्ड एंगल दिखा रहा है 120 डिग्री, या फिर कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है जो शेप दिखा रहा है ट्राइगोनल प्लेनर। तो आपको चारों ऑप्शंस में से चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसी कौन सी स्पीशीज़ है जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। ठीक है, अच्छा लगा है अगर सेशन तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। थैंक यू।